डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। धरती चाहे अमेरिका की हो या हो भारत की, लेकिन जब बीज धरती को छूता है तो उसका रंग केवल एक ही होता है, वो है किसान की मेहनत। आज उसी पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा करेंगे कि अमेरिका के टैरिफ का भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर पे क्या असर दिखने वाला है। और इस चर्चा को हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि सोयाबीन, मक्का, गेहूं, इसके प्राइसेस का कितना इंपैक्ट भारतीय बाजारों के ऊपर पे दिखाई देगा और साथ ही साथ अंतरराष्ट्रीय सिनेरियोज क्या हैं। साथ ही हर बार की तरह हम कमोडिटी सेक्टर के अंदर में यह जानने की कोशिश करेंगे कि आपका मुनाफा कहां पर जुड़ा हुआ है और हाल फिलहाल के अंदर में जो जीएसटी के अंदर में जो बदलाव किए गए हैं उसका किसान की पॉकेट के ऊपर पे, किसान की जेब के ऊपर पे क्या असर दिखाई देगा। जी हां, नमस्कार, दूरदर्शन किसान में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश मनचंदा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम अपना कमोडिटी एक्सपर्ट। आज इस चर्चा में हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में राजेंद्र अरोड़ा जी जुड़ रहे हैं। आप इकोनॉमिस्ट हैं, जीएसटी के खास जानकार हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आपका स्वागत है। हमारे साथ गरिमा जैन जी जुड़ रही हैं, आप कमोडिटी एक्सपर्ट हैं। ये बताएंगी कि अंतरराष्ट्रीय जो इस समय पर सोयाबीन, गेहूं और मक्का को लेकर के जो हलचल पैदा हो रही है उसका आपकी सेहत के ऊपर पे, आपकी जेब की सेहत के ऊपर पे क्या असर पड़ने वाला है और दूरदृष्टिता क्या बताती है, मुनाफा कहां पर छिपा है। और साथ ही हमारे साथ में आईसीएआर से प्रिंसिपल साइंटिस्ट शिवधर मिश्र जी हमारे साथ में हैं, आपका भी स्वागत है। मैं चर्चा आपसे शुरुआत करूंगा राजेंद्र जी। जीएसटी के अंदर में कटौती हुई है जी, और वो ऐसे समय के अंदर में जीएसटी के अंदर कटौती हुई है जहां पर हम देख रहे थे कि अमेरिका का टैरिफ वॉर जो है उसका एक इंपैक्ट था और कहीं ना कहीं एक फियर था। अब चूंकि ये लग रहा है कि इसका एक बड़ा बेनिफिट जो है वो किसानों की तरफ भी जाएगा, कितना असर आप एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर पे पर्टिकुलरली देख रहे हो? क्या इससे हम इंटरनेशनल मार्केट के अंदर में प्राइस कंपिटिटिव हो पाएंगे? मंजर साहब, जीएसटी के जो चेंजेस हैं या जिसको हम जीएसटी 2.0 कह रहे हैं, ये बहुत ही सही समय पर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और पूरा जो संस्था है उसने किया। इम्पैक्ट की जहाँ तक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, सारे प्रोडक्ट्स चाहे वो एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स हो, मशीनरी हो, ट्रैक्टर्स हो, उनके पार्ट्स हो, पंप्स हो, जितने भी प्रोडक्ट्स हम सोच सकते हैं जो एग्री से रिलेटेड, जो हमारा किसान जो है, हमारा कृषक जो है वो ज़मीन पर उन सब प्रोडक्ट्स का प्रयोग करता है। जैसे आपने कहा किसान की मेहनत का रंग हर जगह एक जैसा ही होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स 12 से 5 में आ गए, ट्रैक्टर्स 12 से 5 में आ गए, उनके ऊपर जितने प्रोडक्ट्स थे उन
जो उनके स्पेयर पार्ट्स थे, टायर्स थे, जितनी भी सब चीज़ें थी, वो सब 12 से 5 पे आ गई। इंटरेस्टिंगली एक और बात मजिंदर साहब जो हम सबको यहाँ पर जोर देकर समझनी चाहिए कि हमारे फर्टिलाइजर सेक्टर पर भी इन जीएसटी 2.0 ने बहुत इंपॉर्टेंट इंपैक्ट डाला है। फर्टिलाइजर्स का रेट जो है वो आप कहोगे भाई वो तो 5 था, 5 ही रहा है, राजेंद्र जी चेंज क्या हुआ? ऑफ कोर्स उनका प्राइमरी रेट जो है जिसको फर्टिलाइजर जिस पर बिकता है वो 5 ही रहा, लेकिन फर्टिलाइजर अमोनिया से बनता है और बहुत सारे केमिकल प्रोडक्ट्स को यूज कर कर फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चर होता है, उन सब का रेट सर 18% था। अब क्या हो रहा था कि जितनी इफ्को है और जितनी भी कंपनियां हैं जो फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, चाहे वो प्राइवेट हैं चाहे वो सरकारी हैं, उन सब की समस्या क्या हो रही थी कि वो महंगे रेट ऑफ जीएसटी पर प्रोडक्ट खरीदते थे और 5 पर 12 पर खरीदते थे या 18 पर खरीदते थे, उनको 5 पर बेचना पड़ता था। ठीक है। अब उनका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट था वो सारा का सारा एक्यूमुलेट हो रहा था और वो उनको रिफंड भी नहीं मिल रहा था और वो कहीं ना कहीं कॉस्ट के रूप में ऐड हो रहा था, जिससे कि उनको ना चाहते हुए भी फर्टिलाइजर की अपनी कॉस्ट को रेट जीएसटी रेट तो वो 5 ही लगाएंगे, लेकिन फर्टिलाइजर की जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उनकी वो बढ़ रही थी। और आप देखिए अपरेंट चेंज नजर नहीं आ रहा, लेकिन इनहेरेंट चेंज जो है वो बहुत महत्वपूर्ण चेंज होगा। आप आने वाले दिनों में जो प्रोडक्ट्स हैं बाकी जितने भी मशीनरी है या ट्रैक्टर है वो सब तो रेट रिड्यूस हो ही चुका है, आने वाले दिनों में फर्टिलाइजर का रेट भी आप रिड्यूस्ड पाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा असर दिखेगा। 7% तो जीएसटी और फर्टिलाइजर पे भी कॉस्टिंग में बहुत फर्क आने वाला है, तो बहुत एक महत्वपूर्ण असर दिखेगा जी। गरिमा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, चूंकि जीएसटी मैं इसको कोरिलेट कर रहा हूं अमेरिकन टैरिफ के साथ में जी। अब इसकी तरफ अगर हम आते हैं तो यहां पर एक चीज ये दिखाई देती है कि एक तो हमें टैरिफ को compete करना है, बिल्कुल, उसको कहीं ना कहीं कंपनसेट करना है, लेकिन कम्पिटिटिवनेस आप कितना देख रही हैं? सोयाबीन मार्केट क्या भारत के लिए एक अपॉर्चुनिटी है चाइना को एक्सपोर्ट करने की? क्या मक्का हम एक्सपोर्ट करने वाले हो सकते हैं? क्या वहां पर भी, क्यों, चूंकि आज तो हम इंपोर्टर हैं, तो क्या एक्सपोर्टर की तरफ हम अपना एक कदम बढ़ा सकते हैं? आपकी मैं सबसे पहले एक बात का जवाब दूंगी। भारतीय किसान और यूएस का किसान किसान है, लेकिन क्या फर्क है? इस चीज को हमें ऐसे देखना चाहिए कि पहला फर्क ये है कि आज भारत का किसान शायद 1 हेक्टेयर जमीन लेकर एवरेज रहता है, यूएस का किसान 5000 हेक्टेयर लेकर रहता है। तो सबसे पहला फर्क एक स्केल का है। हमारा किसान आज फ्रैगमेंटेड है, लैंड होल्डिंग स्मॉल है, स्मॉल होल्डर फार्मर है कहा जाता है। दूसरा फर्क ये है कि आज भारत का किसान एक सस्टेनेंस फार्मर है, वो उगाता है उपज अपने यूज के लिए, एक देश के लिए, एक देश को खिलाने के लिए। यूएस का किसान इतना बड़ा होल्डर होने के कारण आज वो एक्सपोर्ट करने के लिए उगाता है, एंड देयरफॉर यूएस का जो किसान है वो आज एक एक्सपोर्टर फार्मर है। इस विषय को एक नजर में रखते हुए हमें ये समझना है कि टैरिफ का क्या इम्पैक्ट है। देखिए, मेरा इसमें ये मानना है कि बहुत सारे एम्पायर बने गए, बहुत सारी सिविलाइजेशन आए गए, टैरिफ भी एक ऐसी चीज है कि ये चीज भी सॉल्व हो जाएगी। इंडिया की एक स्ट्रैटेजी चाइना +1 थी, तो हम लोगों ने हमारे देश में हमने एक फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी की तरफ कदम बढ़ाए। साथ ही साथ हमने अपने एग्रीकल्चर को ऐसा बनाया ताकि हम एक्सपोर्ट कर सके। आज एक्सपोर्ट के कारण हम ये देखते हैं कि हमारा एक्सपोर्ट मार्केट इम्पैक्ट होता है। मैं इसका जवाब आपको एक उदाहरण के साथ दूंगी। श्रिम्प एक्सपोर्ट आज 30 मिलियन किसान उसमें एंगेज्ड हैं। इंडिया से जो श्रिम्प का एक्सपोर्ट जाता है वो तकरीबन यूएस के लिए $5 बिलियन का मार्केट है। तकरीबन ½ मिलियन का श्रिम्प एक्सपोर्ट होता है। एक्सपोर्ट ये होना एक हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात है, परंतु आज की स्थिति में वॉर के कारण, टैरिफ वॉर के कारण फूड को एक वेपन की तरह यूज किया जा रहा है और ये एक्सपोर्ट रोक दिया गया है, जो कि अच्छा नहीं है। तो अगर यूएस ने टैरिफ लगाए हैं, आज की स्थिति में इंडिया ने कोई काउंटर टैरिफ नहीं लगाया है। बिल्कुल। तो क्या इसका क्या सॉल्यूशन है? अब आपने बात छेड़ी सोयाबीन की। मॉनसून अच्छा रहा इस बार,
परंतु सोयाबीन जिस एरिया में होता है वहाँ पर बारिशें कुछ एक्सेस में हुई हैं। ओके। तो मैं ऐसा बोलूँगी कि नुकसान कम बारिशों से नहीं है, लेकिन थोड़ा एक्सेस रेन के कारण कहीं कहीं जगह पर नुकसान है। ठीक है। तो आने वाले समय में हम ये देखते हैं कि इस बार सोयाबीन की जो खरीफ क्रॉप है वो इम्पैक्ट होगी। कहना अभी मुश्किल है क्योंकि अभी क्रॉप ने आना है। राइट। ईल्ड पे क्या इम्पैक्ट आएगा आने वाला समय बताएगा, बट हमारा ये अनुमान है कि शायद 2 से 3 मिलियन का क्रॉप का इम्पैक्ट हो। ओके। अब इस विषय को हम कैसे विन विन सिचुएशन पे लेके जाएं? आज आपको यूएस से ये बात रखनी है कि आप श्रिम्प एक्सपोर्ट खोलें। इंडिया का अगर सोयाबीन का क्रॉप इम्पैक्ट हो रहा है तो क्यों नहीं हम यूएस से बात करें कि जो भी है 0.5 मिलियन या 1 मिलियन सोयाबीन मील हम इंडिया में इंपोर्ट करें। तो इससे दिस इज अ विन विन सिचुएशन। इससे हमारे किसान को भी। लेकिन अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ मैं देख रहा था, एथनॉल के लिए शायद मेज़ को इंपोर्ट करने की यहाँ पे बात हो रही है। उस पर मैं आऊँगा, शिवधर जी से भी मैं उसके ऊपर भी रिएक्शन चाहूँगा। वक्त हो गया यहाँ पर एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के तुरंत बाद लौटते हैं, चर्चा जारी है। वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे? सो इजी। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। चर्चा जारी है, लेकिन चर्चा की तरफ आगे बढ़े। देखिए ये खास रिपोर्ट। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी वस्तु एवं सेवा कर। हाल ही में जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक के दौरान टैक्स के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है, जिसके चलते 22 सितंबर से रोजमर्रा के उपयोग की ज्यादातर चीजें सस्ती हो जाएंगी। जाहिर सी बात है कि कृषि क्षेत्र पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। जीएसटी की नई दरों और स्लैब का असर कृषि क्षेत्र में भी व्यापक पैमाने पर दिखाई देगा। खासकर इससे छोटे और मझोले किसानों को काफी फायदा होगा। कृषि उपकरणों पर जीएसटी दरें कम होने के कारण कृषि की लागत घटेगी और किसानों का मुनाफा बढ़ेगा। डेयरी क्षेत्र में अब दूध और पनीर पर कोई जीएसटी नहीं होगा। इससे आम आदमी को भी फायदा होगा। साथ ही किसानों, पशुपालकों और दुग्ध उत्पादकों को भी फायदा मिलेगा। मक्खन और घी पर भी जीएसटी कम किया गया है। दूध के डिब्बों पर भी जीएसटी घटाया गया है, जिसका फायदा डेयरी क्षेत्र को मिलेगा। कृषि उपकरणों जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर और रोटावेटर पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। शिवधर जी, चूंकि आप प्रोडक्शन साइड से हैं जी हाँ, और साइंटिफिकली आप थोड़ा सा बता सकते हैं। अभी जैसा ब्रेक से पहले चर्चा चल रही थी जी, एक लैंड होल्डिंग को लेकर के गरिमा जी ने बात कही कि हमारी जो लैंड होल्डिंग है वो तकरीबन 1 हेक्टेयर के आसपास की लैंड होल्डिंग है। लेकिन मैं अमेरिका तो नहीं चलता, मैं अपने पड़ोसी देश चीन की तरफ ही चलता हूँ। वहाँ पे भी लैंड होल्डिंग जो है वो 1 हेक्टेयर से कम है और इनफैक्ट भारत की जो लैंड होल्डिंग है उससे भी कम है जी हाँ, लेकिन प्रोडक्शन वहां पे ठीक ठाक निकल करके आता है। मेरा पहला सवाल। दूसरा, क्या चाइना जो अमेरिका से सोयाबीन इंपोर्ट कर रहा था, गरिमा जी ने ये बात कही कि हमें अमेरिका से सोया मील को इंपोर्ट करने की ज़रूरत है, वहाँ से हम इंपोर्ट कर लें चूँकि अगर प्रोडक्शन डाउन जाता है तो क्या वो अपॉर्चुनिटीज़, चूँकि सोयाबीन के फार्मर्स को पहले पिछले 3-4 साल से प्राइसेस अच्छे नहीं मिले तो उन्होंने अपने आप को डाइवर्ट किया, अदर क्रॉप्स की तरफ डाइवर्ट किया। लेकिन अभी भी सोयाबीन का ठीक ठाक मुझे लगता है कि स्टॉक अवेलेबल है हिंदुस्तान में। क्या वो दरवाज़ा चाइना की तरफ नहीं खुल सकता कि हम वहाँ पर एक्सपोर्ट करें और वो एक बड़ा मार्केट देखा जाए और ये इस अपॉर्चुनिटी को कैश किया जाए? देखिए, ऐसा है कि होल्डिंग का जहाँ तक मुद्दा है, होल्डिंग चाइना की और इंडिया की दोनों की छोटी है जी। और जनरली हम लोगों की मार्केट जो है या हम लोगों का जो प्रोडक्शन साइड है वो हमारे डोमेस्टिक कंजम्पशन में ज़्यादा पोर्शन जाता है जी। हम कभी कभी इंपोर्ट पे निर्भर रहते हैं और इंपोर्ट हम करना नहीं चाहते, कोई भी कंट्री इंपोर्ट नहीं करना चाहेगा। बिल्कुल।
इंडिया में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। एक तो जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ अभी जो जीएसटी से रिलेटेड आया, तो इनपुट्स की कॉस्ट घटी है। बिल्कुल, इनपुट्स का घटेगी तो हो सकता है दूसरे मार्केट में जो अपॉर्चुनिटी बन रही है कि डाइवर्ट करने की बात हो रही है, तो हमारा लोकल मार्केट ही इतना एफिशिएंट है कि हमारे फार्मर्स को बहुत अच्छा प्राइस मिल सकता है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम सरप्लस में हैं तो निश्चित ही हम चाइना की तरफ डाइवर्ट कर सकते हैं, ये भी एक अपॉर्चुनिटी है। तो डबल अपॉर्चुनिटी हमारे पास है। राइट। और जितना जो फ़र्क पड़ने वाला है, जो कि क्लाइमेट चेंज की वजह से थोड़ा सा जो बारिश ज़्यादा हो गई है लेटर स्टेज में, इसका बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा क्योंकि प्रोडक्शन सभी जगह पे इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ है। इससे हुआ है बट पार्शियली इफेक्ट हुआ है। ठीक है। तो मैं तो ये कहूँगा कि फार्मर्स की इस टाइम पे जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की वजह से हम चूँकि बाहर वाले प्रोडक्ट जो हैं या बाहर से इंपोर्ट की हुई कमोडिटी के कंपटीशन में नहीं है, हमें कंपटीशन करना नहीं है क्योंकि ज़्यादातर डोमेस्टिक कंजम्पशन और सरप्लस है तो हम भेजेंगे ही भेजेंगे बाहर। तो डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए हमारा सफिशेंट जो है, और उसमें चूंकि छोटी होल्डिंग है तो इंटेंसिव कल्टीवेशन हम लोग कर सकते हैं और टेक्नोलॉजी, अच्छे बीज और अच्छा इनपुट यूज़ करके हम प्रोडक्शन लेवल भी बढ़ा सकते हैं। ओके। तो ये अपॉर्चुनिटी है इस मामले में कि हम प्रोडक्शन साइड में वॉल्यूम, ओवरऑल वॉल्यूम जो हमारा है उसको भी बढ़ा सकते हैं, फिर चाहे उसको हम डोमेस्टिक कंज्यूम करें या एक्सपोर्ट करें। एक और इसी से रिलेटेड मेरा सवाल है सर, इस दिवाली आप एग्रीकल्चर को किस डायरेक्शन के अंदर देख रहे हैं? एग्रीकल्चर इस दिवाली में मैं तो ये सोच रहा हूँ कि दिवाली की जहाँ तक बात है, हम जो हमारे सरकार का, हमारे प्रधानमंत्री जी का जो एक ही उनका नारा है, वोकल फॉर लोकल, और आप थोड़ा सा आँख खोलिए और थोड़ा सा देखिए, आपके बाज़ार में आपके लिए सब कुछ उपलब्ध है। आप क्यों बाहर की चीज़ों पे हाथ रख रहे हैं? हम क्यों ना अपने यहाँ की गणेश लक्ष्मी जी यूज़ करें? हम क्यों ना चॉकलेट की जगह अपनी कुकीज़ रागी की बनी हुई खाएं? हम अपने मिलेट्स को यूज़ करें। खाने में हमारे हज़ारों तरीके, जितनी विविधता हमारे खाने में है शायद कहीं भी नहीं होगी। क्यों ना हम अपनी विविधता को यूज़ करें? हम क्यों डिपेंड रहें कि वो पैक्ड प्रोडक्ट, छोटा सा चॉकलेट आ रहा है या कोई भी चीज़ आ रही है। एक एग्जांपल की तरफ मैं चॉकलेट बता रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ रही हैं हम जिनको खा के बड़ा खुश हो जा रहे हैं, लेकिन देखिए हमारे पास क्या है, हम अपने को जो बहुमूल्य चीज़ें हैं उनको भुला के और हम दूसरे की चमकदार चीज़ें देखते हैं। तो थोड़ा सा उसकी तरफ आया जाए, और यही दिवाली का सबसे अच्छा मनाने का तरीका होगा कि हम अपने पे ही आए, अपना सामान यूज़ करें, अपना बनाएं। राइट। स्वदेशी की बात हम करेंगे। गरिमा जी, चूँकि मक्का के ऊपर अपनी टॉपिक रह गई थी, एथनॉल के लिए मक्का को इंपोर्ट करने की यहाँ पर बात हो रही है। एक अच्छी क्वांटिटी के अंदर में मक्का इंपोर्ट करने की बात हो रही है। आपने कहा कि सोयाबीन के लिए भी बात की जानी चाहिए, लेकिन मक्का के लिए हो रही है तो सोयाबीन के लिए भी हो सकता है कि हो रही हो। अभी इसका कोई इनपुट नहीं है अपने पास में, मगर जो यहाँ पे हमारे मक्का के ग्रोवर्स हैं उनको आप किस नज़र से देख रहे हैं? अभी क्या लगता है कि मक्का जब एथनॉल के लिए वहाँ से बाहर से इंपोर्ट होकर के आएगा तो क्या डोमेस्टिक मार्केट प्रेशर के अंदर आएगी? क्या वहाँ पर एक हम डाउनफॉल ट्रेंड देख सकते हैं? और जो मैं अभी फिगर्स देख रहा था, और चूँकि मैं कर्नाटका भी देख करके आया, तो मेजर जो फार्मर्स हैं उन्होंने अपने आप को रेड चिली से शिफ्ट किया है मेज़ की तरफ। तो वहाँ पर भी प्रोडक्शन इंक्रीज, आंध्र में भी और कर्नाटक के अंदर भी, तो वहाँ भी प्रोडक्शन इंक्रीज होने की बातें हो रही हैं। जितनी ओवरऑल एथनॉल इंडस्ट्री की जो शायद डिमांड है, वो इस बार मेज़ जो है वो सरप्लस में रहने वाला है। तो अगर मेज़ सरप्लस में रहेगा तो क्या ये मान करके चलें कि इस बार की जो दिवाली है उनकी वो थोड़ी सी फीकी रहेगी क्या? तो मक्के की जहाँ तक हम बात करें, मक्के की प्रोडक्शन बहुत अच्छी है जी। इस बार बारिशें बहुत अच्छी हुई हैं। और जहाँ तक मैं एक चीज़ को और क्लैरिफाई करती हूँ कि हम सोयाबीन मील को इंपोर्ट करने का एक प्रस्ताव हम तभी रखें जब हम श्रिम्प एक्सपोर्ट कर पाए। तो हम इंपोर्ट को पुश नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें उसको अपने फ़ायदे के लिए देखना है कि इंडियन गवर्नमेंट कहाँ पर फ़ायदा कर सकती है अपने एक्सपोर्ट के एक मुद्दे को बढ़ाते हुए। जहाँ तक मक्के की बात है, आपकी बात बिल्कुल सही है। बारिशें बहुत अच्छी थी, किसानों को एक अच्छा इस बार ज़मीन में नमी मिली है। हम ये उम्मीद करते हैं कि मक्का तकरीबन 40 मिलियन टन तक आज प्रोड्यूस होता है इंडिया में। और साथ ही साथ सभी इंडस्ट्रीज़, जैसे कि आपने नाम लिया एथनॉल, पोल्ट्री, कैटल फीड, फूड,
जिस में मक्का जाता है, सभी इंडस्ट्रीज बहुत अच्छा कर रही हैं। इसको मद्देनजर रखते हुए डिमांड बहुत अच्छी है मक्के की, और किसानों को अच्छा भाव मिलता रहेगा। MSP का भी सपोर्ट है सरकार का, जो कि एक बहुत अच्छा कदम है। और आपने इससे पहले एक बात कही थी GST, मैं इस बात को ऐसे रखूंगी सामने कि GST एग्रीकल्चर, कमोडिटीज, फूड में इसलिए अच्छा है क्योंकि एक ग्रोथ बढ़ रही है कंजम्पशन में, कहीं ना कहीं दाम कम हो रहे हैं, और सब चीज़ों को मिला जुला कर अगर देखा जाए सप्लाई अच्छी है, किसानों को फ़ायदा मिल रहा है, डिमांड बहुत अच्छी रहेगी। सो ओवरऑल किसानों के लिए बहुत अच्छी दिवाली है। ठीक है। ये हमें ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए कि भाव शायद MSP के आसपास रहे, तो अभी इस साल लगता नहीं है कि हमें इंपोर्ट पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा मक्के का, और हम लोग सेल्फ सफिशिएंट हैं। किसानों ने बहुत साथ दिया है सरकार की E20 मैंडेट को लेकर, और उनके साथ की वजह से ही आज हम एक सक्सेसफुल इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम में हैं। राइट, बिल्कुल निश्चित तौर के ऊपर पे। और ये अब आगे की भी बातें शुरू हो गई हैं कि E50 की तरफ इसको लेकर के जाया जाए, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, और साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि फाइनेंशियल लोड कितना कम हुआ है, लेकिन एक ब्रेक के बाद। महाराष्ट्र के किसानों की सोच सफलता की ओर। वर्धा जिले के लाल मेहनत का कमाल। वायगांव हल्दिया में हल्दी की खास खेती। GI टैग से किसानों को मिली खास पहचान। इस रविवार वायगांव के किसानों की कहानी मंडी.com सिर्फ DD किसान पर सुबह 8:30 बजे और शाम 5 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है, चर्चा जारी है। राजेंद्र जी, इस बार की दिवाली पर्टिकुलरली फार्मर्स के लिए कैसी रहने वाली है? और चूंकि GST कम हुआ है, सरकार ने GST रिड्यूस किया, और साफ तौर के ऊपर प्रधानमंत्री जी ने ये मैसेज भी दिया कि इस बार की जो दिवाली है GST रिड्यूस इसी वजह से की गई है ताकि आप एक उत्सव इसको मना सकें, डबल गिफ्ट जी। तो इसको फार्मर्स के दृष्टिकोण के साथ में किस तरीके से देखा जाए? और चूंकि क्रॉप अभी आएंगी, हालांकि क्रॉप के ऊपर तो किसी तरीके का कोई टैक्स नहीं है, केवल एक मंडी टैक्स लगता है, लेकिन ओवरऑल अगर अपन इसकी पूरी पिक्चर देखें तो इनपुट साइड पर उसका जो बर्डन है वो कम होने से कितना बड़ा फायदा? सर, दिवाली तो देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हर भारतीय की दिवाली होने वाली है, दिवाली पर चांदी भी होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हैं, नॉट ओनली दी फार्मा मैन्युफैक्चरिंग इश्यूज, द प्रोडक्शन जो उसकी इनपुट कॉस्ट है, बट अदरवाइज बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स जो हैं, टेक्सटाइल्स जो हैं, कपड़े सस्ते कर दिए, चप्पलें जूते सस्ते कर दिए, बहुत सारे खाने पीने की बेकरी प्रोडक्ट्स, चॉकलेट्स, आइसक्रीम्स, बहुत सारे अनगिनत प्रोडक्ट्स जो हैं वो सस्ते कर दिए, और बहुत इनफैक्ट उसके साथ साथ गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें, वो सब सस्ती कर दी। तो दिवाली पर तो दिवाली होने ही वाली है, इसमें तो कोई शक है नहीं। सो फार एज आवर फार्मर्स आर कंसर्न, मैं तो हमेशा, हमारा कृषि प्रधान देश है, बचपन से हम सुनते आए, पढ़ते आए, देखते आए, कृषि में हमारी जनसंख्या का लगभग 45% जो है हमारी वर्किंग पॉपुलेशन जो है वो कृषि में लगी हुई है। मुझे ऐसा लगता है, जैसा कि मैंने पिछले सवाल के जवाब में भी दिया था आपको, सवाल के जवाब में, कि GST का जो इम्पैक्ट है वो हो सकता है कि 6 महीने या 8 महीने बाद या 12 महीने बाद, जो भी फसलों की हार्वेस्टिंग, क्रॉप्स की हार्वेस्टिंग हो, उसके बाद जब वो फार्मर अपनी कॉस्ट कैलकुलेट करेगा कि अब मुझे नई चीज़ बनाने में, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर फार्मर अभी नया ट्रैक्टर ले रहा है, हाँ, रिपेयर में, मेंटेनेंस में कॉस्टिंग हो सकती है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स, ये एक मोटिवेशन हो सकता है फार्मर के लिए कि भाई मेरे पास अभी पंप खराब हो रहा था तो चलो अब सस्ता हो गया तो मैं पंप नया ले लूं, या मैं और प्रोडक्ट्स जो एग्रीकल्चर हार्वेस्टिंग के प्रोडक्ट्स हैं, इरिगेशन के प्रोडक्ट्स हैं, मशीनरी है, उनको मैं नया रिप्लेस कर लूं ताकि उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाए। तो उसकी वजह से मुझे ओवरऑल सिर्फ कॉस्टिंग पर ही नहीं, मुझे तो प्रोडक्शन का भी इम्पैक्ट लगता है कि प्रोडक्शन पे भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट होगा, क्योंकि हर फार्मर की अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाएगी इस तरह की मशीनरी को खरीदने के लिए, यूज करने के लिए। एग्रो बेस्ड जो इंडस्ट्रीज हैं उनकी सेल बढ़ेगी, ऑफ कोर्स बढ़ेगी,
और उनकी सेल तो ऑलरेडी जो है अभी इस समय ऑलरेडी जो है बहुत अच्छी रिपोर्टिंग शुरू हो गई है। अगले क्वार्टर्स जब हम थर्ड क्वार्टर इस पूरे साल का फाइनेंशियल ईयर का चेक करेंगे, ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज या जो प्रोडक्शन जो एग्रीकल्चर मशीनरीज प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, आप देखेंगे कि उनकी सेल बढ़ने के साथ साथ उनका टॉप लाइन तो बढ़ेगा ही, बट उनका ईबीटा या बॉटम लाइन जो प्रॉफिट्स हैं, नेट प्रॉफिट्स हैं, वो भी बहुत इंप्रूव होंगे, जिससे कि ऑफकोर्स मुझे ऐसा लगता है मनचंद्र साहब ये ना एक पूरा एक साइक्लिक फ्लो बन जाएगा इकोनॉमी में कि उन कंपनीज के पास जब मोर प्रॉफिट्स होंगे, दे विल डिस्ट्रीब्यूट टू देयर शेयर होल्डर्स, दे विल प्लग इनटू मोर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी। इस सिमिलरली फार्मर के पास जब पैसा दिवाली पर या और दूसरे ओकेजन्स पे होगा तो वो खर्चा करेगा तो और इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बढ़ेंगी। तो मुझे नहीं लगता कहीं भी सरकार ने ये बहुत अच्छी पॉलिसी, जैसे कि साइंटिस्ट हमारे प्रिंसिपल साइंटिस्ट साहब भी बोल रहे थे, मिस्टर साहब, कि यहाँ पर दिवाली पर ये बहुत सोची समझी और जैसे आपने कहा इसको लिंक करें अगर हम ट्रम्प टैरिफ से, तो मुझे लगता है कि बहुत ट्रम्प टैरिफ से सर मेरी एस्टिमेशन तो 0.2% ऑफ जीडीपी जो है वो सिर्फ इफेक्ट होगा हमारे एक्सपोर्ट्स का। तो अदरवाइज एग्रीकल्चर में जितने भी प्रोडक्ट्स हमारे इन्वॉल्व हैं उस पर हमारे जीएसटी का, उनकी इनपुट कॉस्ट का बहुत अच्छा इम्पैक्ट होने वाला है, और हमारी जो परचेजिंग पावर है हमारे कृषक की, फार्मर की, वो आने वाले दिनों में बढ़ने वाली है सर। डॉक्टर साहब, अगर ओवरऑल सिनेरियो को देखते हैं, इनपुट कॉस्ट ठीक है रिड्यूस होगी जी। मैं देख रहा था बहुत सारे ट्राइकोडर्मा बहुत यूज होता है एग्रीकल्चर के बीच में, वो भी 12% से 5% कर दिया। तो पेस्टिसाइड्स की अगर एक लिस्ट उठा करके देख ली जाए तो पेस्टिसाइड के प्राइसेस भी नीचे आएंगे। बिल्कुल। अभी हाल फिलहाल के अंदर में मैं एक कैंपेन देख रहा था, एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब ने एक कैंपेन और छेड़ा नकली दवाओं और नकली बीज के ऊपर। उसके ऊपर आपको क्या लगता है, क्या टेक इस समय पर आईसीएआर और एग्रीकल्चर मंत्रालय कर रहा है? एक और दूसरा, क्या आपको लगता है कि जो ऑलरेडी पेस्टिसाइड्स बैन हैं तो कम से कम वो यूज ना हो एग्रीकल्चर के बीच के अंदर में, ताकि जो एमआरएल्स सेट हैं वो हमारे एमआरएल्स पर्टिकुलरली मेंटेन रहे और इंटरनेशनल क्वालिटी हम डिलीवर कर पाएं? जी हाँ, देखिए हम तो बिल्कुल ही डायरेक्शन ही बदलने वाले हैं और कोशिश यही कर रहे हैं कि हम पेस्टिसाइड पे डिपेंड ही ना रहें। ओके। जो केमिकल रसायनों का कम से कम उपयोग, या बहुत ही मजबूरी है जब बहुत ही ज़्यादा अटैक हो रहा है कोई पेस्ट का, तो वो क्योंकि ये जहरीले तो होते ही हैं जो हमारे फूड चेन में आ चुके हैं। बिल्कुल। और इसका असर भी दिख रहा है। तो हमारी सरकार तो सतत प्रयास कर रही है। पहले ऑर्गेनिक फार्मिंग पे इतना जोर दिया और हमारे बहुत सारे किसान अब उसकी तरफ स्विच ओवर किया उन्होंने। उसके बाद नेचुरल फार्मिंग पे हमारी जो सरकार है बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है। तो जो ट्राइकोडर्मा की आप बात कर रहे हैं वो सब कर रहे हैं। जब ये ट्राइकोडर्मा आ जाएगा तो आधी बीमारियां तो वैसे ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि खुद वो फंगस बाकी फंगस को ख़त्म करती है जो नुकसान पहुंचाती है। इसी तरीके से बहुत सारे बायोपेस्टिसाइड्स हम डेवलप करने के लिए हमारी सरकार प्रोत्साहन दे रही है, टैक्स कम कर रही है, या जीएसटी के रूप में आप देख रहे हैं बहुत से उनका जो रॉ मटेरियल है उसका उस पर कम कर रही है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं, चाहे वो पेस्टिसाइड बना रही हो, चाहे इम्प्लीमेंट्स बना रही हों, चाहे फर्टिलाइज़र बना रही हों, उन पे तो तुरंत असर होने वाला है, क्योंकि उनकी सेल बढ़ेगी, परचेजिंग पावर लोगों की बढ़ जाएगी, वॉल्यूम उनका ज़्यादा सेल होगा, तो उन पे तो असर तुरंत दिखाई दे रहा है। किसानों का थोड़ा सा, क्योंकि फसल उन्हें उगानी है, तो धीरे से दिवाली पे जब वो ये सस्ता यूज़ करेंगे, अफोर्डेबल यूज़ करेंगे, तो जब फसल कट के आएगी, रबी की फसल हमारी जो होगी वो उनकी कम लागत में तैयार हुई होगी और उसके अच्छे प्राइस मिलने से जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बढ़ेगा और उसे बढ़ने से हमारे किसान भाई खुशहाल होंगे। एक चीज़ और, क्या दीपावली, इस दिवाली नहीं तो अगली दीपावली तक, क्या ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि सैटेलाइट मैपिंग एग्रीकल्चर के अंदर में वो एक कोई शेप ले, ताकि ये एग्जैक्ट नंबर्स पता चल पाएँ कि किस एरिया के अंदर में किस कमोडिटी का क्या प्रोडक्शन है? देखिए, सैटेलाइट मैपिंग, एस्टिमेशन, क्रॉप कटिंग, डिफरेंट टाइप की हम अप्रोच अपनाते हैं।
और आने वाले समय में हमें उम्मीद है कि हमारा जो सैटेलाइट इमेजरी है वो इतनी परफेक्ट होने जा रही है कि हमें ये सब सैंपल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके। तो धीरे धीरे हमारी सैटेलाइट्स भी कई सीरीज़ ऑफ सैटेलाइट्स स्पेस में जा रही हैं जो कि पूरा इमेजरी ले रही हैं और प्रॉपर क्रॉप को और उन क्रॉप सिग्नेचर्स को पहचान सकती हैं और इससे हमें प्रॉपर एरिया, एग्जैक्ट एरिया का पता चल सकता है। अभी भी लगने लगा है, लेकिन अभी कहीं कहीं क्या होता है कि बहुत सारी क्रॉप्स का, चूंकि सब कलर बेस पे होता है ज़्यादातर जी, और बहुत सारी क्रॉप्स का कलर ग्रीन ही होता है। उस ग्रीन में डिफरेंट टाइप के ग्रीन को आइडेंटिफाई करना, डिस्टिंग्विश करना, हमारे पास सेंसर इतने अच्छे होने चाहिए। तो हमारे जो साइंटिस्ट लगे हुए हैं और उम्मीद है कि हम सब लोग उस परफेक्शन पे पहुंच जाएंगे। जब हम मिसाइल को एक इतने परफेक्शन पे गिरा सकते हैं तो हम अपना कलर भी पहचान पाएंगे। बिल्कुल, निश्चित तौर के ऊपर और ऐसा संभव भी होगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के तुरंत बाद लौटेंगे, चर्चा जारी है। हाईटेक खेती से सशक्त हो रहा है किसान। टेक्नोलॉजी का हो कृषि में विस्तार, इसके लिए IIT कानपुर दे रहा है एग्री स्टार्टअप्स का पूरा साथ। कृषि में युवाओं की भागीदारी से देश में बढ़ रहा है रोजगार। कृषि स्टार्टअप की नई सीरीज एग्रीटेक स्टार्टअप्स हर शनिवार रात 9:30 बजे और पुनः प्रसारण सोमवार शाम 4 बजे, सिर्फ DD किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। गरिमा जी, आपको लगता है कि जिस तरीके से, चूंकि मैंने बड़ा नज़दीक से अमेरिकन USDA को थोड़ा सा फॉलो किया है, तो ये हमने देखा है कि उनके हर एम्बेसी के बीच के अंदर में एक एग्रीकल्चर अटैची भी साथ में अटैच होता है। कमर्स अटैची तो इंडिया का हर जगह पर अवेलेबल है, लेकिन एग्रीकल्चर अटैची जो है वो नहीं है, जिससे वहाँ की डिमांड और सप्लाई, ये जो डाटा है इसको फिल्टर करने में बड़ी दिक्कत आती है। क्योंकि इसका अगर फार्मर्स के पास में प्री ज्ञान हो कि भाई US के अंदर में इस समय पर क्रॉप का क्या सिचुएशन चल रही है, या यूं कहें कि रियल टाइम एग्रीकल्चर जो इनपुट है वो यहां तक नहीं पहुंच पाता, जिससे भारत के किसान वो लाभ नहीं ले पाते। तो अभी की स्थिति आपको क्या लगती है, और अगर ये इनपुट रियल टाइम इनपुट फार्मर्स तक लेकर के जाना है तो उसके लिए क्या आपको लगता है कि क्या स्ट्रेटेजी फार्मर्स को भी फॉलो करनी चाहिए, चाहे वो गेहूं के किसान हैं, चाहे आपके मेज के किसान हैं, कोई भी फ्रूट एंड वेजिटेबल्स के जो फार्मर्स हैं उनके पास भी ये इनपुट रहना चाहिए कि इस समय पर इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अगर अनियन की डिमांड है तो कौन सी कंट्री से निकल करके आ सकती है, या वहां पर इस समय पर स्थिति क्या चल रही है? जी बिल्कुल, आपने बहुत एक अच्छी बात कही है। एक जागरूक किसान जिसको ना ये पता हो कि हमारे देश में क्या चल रहा है, किस मंडी में क्या चल रहा है, बल्कि सारे विश्व की एक जानकारी हो कि कहाँ पर क्या चल रहा है, इससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती। हमारे आज एक डेटा इन एग्रीकल्चर जिसको हम बोलते हैं, उसमें थोड़ा सा गैप है और उस पर कोशिशें जारी हैं। इससे पहले आपने बात कही थी कि क्या हम जियो टैग कर सकते हैं अपने फील्ड को, क्या हम ये जानकारी ले सकते हैं कि इंडिया में कहाँ पर, हमारे देश में क्या उगाया जा रहा है, क्या इम्पैक्ट है वेदर का। इस चीज़ को अगर हम डिजिटाइज कर दें तो यह जानकारी किसान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उस पर काम भी बहुत चल रहा है। आने वाले समय में मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि बहुत टाइम लगेगा, बहुत कम समय में हम अपने एग्रीकल्चर को फुली डिजिटाइज कर पाएंगे। दूसरी बात ये है कि टेक्नोलॉजी आज गांव-गांव पहुंच चुकी है। आज हर किसान के पास फ़ोन के द्वारा, एक टेक्नोलॉजी के द्वारा, नेटवर्क के द्वारा बहुत इन्फॉर्मेशन जाती है। सिर्फ हमें उनको एक जागरूक रूप में बताना है या गाइड करना है कि आपको यह देखना है। ये जैसे कि आज बारिशों की एक एडवाइजरी ऑलरेडी जाती है, किसान को बताया जाता है। तो इसी तरीके से अगर हम एक विश्व की एक इन्फॉर्मेशन, जो आपने सप्लाई एंड डिमांड की बात कही, वो एक इन्फॉर्मेशन किसान के पास पहुँचे तो बहुत एक अच्छा ही एक स्टेप है। किसान को पता रहेगा कि वो जो उगा रहे हैं उसकी भारत में
कितनी ज़रूरत है या बाहर के देशों में क्या ज़रूरत है। आज भारतीय किसान ने बहुत सारे रेवोल्यूशन किए हैं। पिछले 75 सालों में हमने ग्रीन रेवोल्यूशन, येलो रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन, ये सब करके आज हम इस स्टेज पे हैं जहाँ पर हम अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं, बहुत प्राउड फील करते हैं, बहुत गर्वित होने की बात है हमें कि हम कहाँ पर पहुँच चुके हैं। कुछ कमोडिटीज़ ऐसी हैं जिनको हमें एक्सपोर्ट के रूप में देखना चाहिए, जैसे कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। गेहूं के लिए मैं ऐसा बोलूँगी कि ये हमारी फूड सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है। महामारी आई थी हमारे पूरे विश्व में, कोविड जैसी, भारत ने उसको इतने अच्छे से संभाला। हमारे पास गेहूं का उस समय बहुत अच्छा स्टॉक था और भारतीय सरकार ने PMGKY स्कीम के अंतर्गत जो खाना पहुंचाया है बिल्कुल लास्ट लेवल तक, उसमें हम बोलेंगे कि हम इस महामारी से बहुत विजयी होकर निकले हैं। इसीलिए कुछ कमोडिटीज़ ऐसी हैं जो हमें हमारे देश के लिए आत्मनिर्भर होने के लिए उस पर हमें ध्यान रखना है, वो हमें चाहिए। परंतु कुछ सेक्टर ऐसा है जिसमें हमें एक्सपोर्ट पे ध्यान देना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया है, चावल हम एक्सपोर्ट करते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हम एक्सपोर्ट करते हैं, गेहूं हमें हमारे देश के लिए चाहिए, सोयाबीन प्रोटीन का एक रूप है, हमें हमारे देश के लिए चाहिए। हमें खासतौर से ध्यान देना चाहिए दालों पर। जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, प्रोटीन की बहुत अच्छी रिक्वायरमेंट आएगी आने वाले समय पे। सरकार ने तो इसके लिए अभी पूरा कैंपेन रन किया है और आत्मनिर्भर इम्पल्सेस के लिए पूरा अभी प्रधानमंत्री साहब ने ही उसको चालू किया। ये जो लास्ट कैबिनेट की बैठक हुई उसके बीच के अंदर भी इसको पास किया है। बिल्कुल किया है, और सरकार ने MSP भी बढ़ाई है, किसानों को उसका एक सपोर्ट भी दिखाया है। लेकिन हमें साथ साथ यह भी एक ध्यान रखना है कि आज क्या किसान को MSP मिल रहा है। दालों में MSP से नीचे बाजार चला है। MSP अगर सरकार ने खोला है तो प्रोक्योरमेंट भी उसी हिसाब का होना चाहिए ताकि किसान को उस MSP का फायदा मिले। देखिए और भी क्या हो रहा है कि अगर MSP से बहुत ऊपर बाजार जाता है तो एक मार्केट में एक थोड़ा डर होता है कि क्या कोई स्टॉक लिमिट आएगी, क्या कोई इंटरवेंशन आएगा सरकार का। तो जब बाजार MSP से ऊपर गया, एक डर का महसूस बना, किसान को वो भाव नहीं मिले। और जब बाजार MSP से नीचे मिला, नीचे चला, तो भारतीय किसान को वैसे ही उसका फायदा। लेकिन ये एसेंशियल कमोडिटीज में ज्यादा है। बिल्कुल, ये एसेंशियल कमोडिटीज में है। तो गेहूं चावल में सरकार सपोर्ट करती है। दालों में मैं ये बोलूँगी कि मिशन चलाना बहुत अच्छी बात है। और प्रोटीन एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें बहुत ग्रोथ आएगी अगले 5-10 सालों में, डिमांड अच्छी बढ़ेगी और इसीलिए हमें MSP के द्वारा किसानों को दालों में भी सपोर्ट करना है। इस दिवाली कौन सी कमोडिटी आप बेस्ट देख रहे हैं? देखिए बारिशें सब जगह अच्छी हैं, डिमांड सब चीज़ों में मैं ऐसा बोलूँगी अच्छी ही रहेगी। जैसा कि आपने बोला, सरकार ने भी सपोर्ट किया है GST को लेते हुए। तो अनऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में एक डिफरेंस कम हुआ है और ये लॉन्ग टर्म के लिए हमारे देश के लिए बहुत अच्छा एक स्टेप है। अनऑर्गेनाइज्ड जब सेक्टर कम होता है और ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर बढ़ता है तो आपका जो फूड होता है उसकी सेफ्टी, क्वालिटी और अफोर्डेबिलिटी हर कंज्यूमर तक पहुंचती है। तो किसानों को भी एक अच्छा भाव मिलता है। सो ये सारी चीज़ें अगर हम एक समावेश में देखें तो ऐसा समझना चाहिए कि सभी कमोडिटीज़ ठीक रहेंगी। जैसा कि मैंने आपको बताया, थोड़ा सा हमें एक सोयाबीन की एकरेज कम लग रही है, अदरवाइज चावल में भी बढ़ोतरी है, बराबर सही है। लेकिन चावल का वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन बहुत अच्छा है, डिमांड बहुत कम हुई है, नीचे जा रही है डिमांड, उसको किस नज़र से देखा जाए? देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि चावल हमें अपने खाने के लिए चाहिए। हमें वीट और राइस को एक साथ मद्देनज़र रखते हुए हो सकता है थोड़ा बहुत एक फ़र्क आए, लेकिन कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं है। बहुत ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट, बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं है। इंडिया जो चावल उगाता है उसकी एक इनइलास्टिक डिमांड है बाहर, तो वो कंटिन्यू रहेगा। गेहूं में हम काफ़ी सरकार ने बहुत अच्छे कदम लेते हुए बहुत अच्छे से संभाला है। आज हमारा स्टॉक गेहूं का सेटिस्फैक्टरी लेवल पर है। हमें किसी और देश की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है। मक्के की एरिया में बढ़ोतरी आई है जैसा कि हम चाहते भी थे, और एथेनॉल कैंपेन को जारी रखते हुए
हम इसको और बढ़ा सकते हैं। आज 40 मक्का देश में एक 25 मिलियन टन की क्रॉप थी, 30 मिलियन टन तक आई, आज हम 40 मिलियन टन तक पहुंच गए। तो ये सब सरकार के सपोर्ट के कारण ही है। तो ओवरऑल कमोडिटी मार्केट में बहुत अच्छा सपोर्ट है सरकार का। किसानों के लिए ये देखने वाली बात है कि बारिशें अच्छी हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, साथ के साथ कंज्यूमर की डिमांड अच्छी रहेगी। ओवरऑल सिनेरियो बहुत अच्छा लगता है। टैरिफ की अगर मैं यहाँ पर फिर से बात करूँ जी, टैक्स लगा दिया और आपके ऊपर पे एक इम्पैक्ट आया, उन टैक्सेस का पीछे लास्ट माइल तक पे एक इम्पैक्ट नेगेटिव दिखाई देता है कि आपके ऊपर पे टैक्सेस आए और उन टैक्सेस को की वजह से आपका माल जो है वो एक्सपोर्ट नहीं हो पाएगा। ये अदर कंट्री के टैक्सेस हैं। एक हमारी कंट्री के टैक्सेस हैं जीएसटी, जिसके बीच के अंदर में अभी मेजर टैक्स, तो जीएसटी को गवर्नमेंट ने यहाँ पर कंपनसेट कर दिया, रिड्यूस कर दिया। इस दिवाली की अगर मैं बात करता हूँ तो इस दिवाली को किस रूप के अंदर में हमारे देश का किसान इस जीएसटी रिडक्शन को एंजॉय कर सकता है? पहली बात तो किसान के पास उसकी जो डिस्पोजेबल इनकम, जो खर्चने के लिए जो उसके पास आय है, वो इमीडिएटली तो हो सकता है उसका इम्पैक्ट अभी नज़र ना आए, लेकिन आने वाले दिनों में नज़र आएगा उसकी डिस्पोजेबल इनकम। जैसे कि डॉक्टर साहब ने भी कहा कि खर्चा कम होगा और अच्छा सेल प्राइस मिलेगा तो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा एंड ही विल बी एबल टू स्पेंड मोर। सो फार एज अदरवाइज इज कंसर्न, एक फार्मर को बाकी सारे प्रोडक्ट्स, जितने भी एक रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है जिनके ऊपर जीएसटी में रेट में रिडक्शन आई है, उसकी वो परचेजिंग पावर बढ़ेगी। उससे वो 100 रुपए में जो प्रोडक्ट पहले अगर वो 3 ले पाता था तो अब 4 ले पाएगा या 5 ले पाएगा फॉर दैट मैटर। इंटरेस्टिंगली एक बात जो आपने, जो ट्रम्प टैरिफ की आपने लिंक की, मुझे ऐसा लगता है कि जो हम पहले में भी बिफोर जो डिस्कशन हम बाहर बात कर रहे थे कि सरकार ने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको मैनेवर किया है, हैंडल किया है इन टर्म्स ऑफ कि जैसे जीएसटी प्राइस रिड्यूस हो जाएंगे यहाँ पर तो कॉस्टिंग रिड्यूस होगी मैन्युफैक्चरिंग की। जब मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्टिंग रिड्यूस होगी तो जो एक्सपोर्टर्स थे उनका कॉस्ट रिडक्शन होने की वजह से जो ट्रम्प टैरिफ है, जो भी यूएस में, वैसे तो देखो सर पर्सनली अगर आप मुझसे पूछे, हमारी कंट्री जैसे डॉक्टर साहब भी कह रहे थे, हम मेजॉरिटी तो इंडिजीनियसली कंज्यूम कर लेते हैं। दूसरे लोग आकर हमारे यहाँ बेचना चाहते हैं और हमें इतना बहुत ज्यादा परेशानी की सोच नहीं है। मैंने आपसे कहा 0.2% ऑफ जीडीपी का इम्पैक्ट आ रहा है हमारे ऊपर, बट स्टिल इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट, उसके बावजूद मैं यूं कहूंगा कि जीएसटी रेट रिडक्शन की वजह से मैन्युफैक्चरर्स की कॉस्ट कम हो जाएगी और वो जो इंक्रीज टैरिफ है उसको बहुत हद तक एब्जॉर्ब कर लेंगे और उनका प्राइस जो है, एक्सपोर्ट प्राइस, वो लगभग सिमिलर ही रहेगा, जिससे कि उनके एक्सपोर्ट्स पर बहुत ज्यादा नहीं आने वाला। जी, वक्त हो गया यहाँ पर एक और छोटे से कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के तुरंत बाद लौटते हैं, चर्चा जारी है। डॉक्टर साहब से ये जानने की कोशिश करेंगे कि फ्रूट एंड वेजिटेबल जो गरिमा जी ने यहाँ पर जिक्र छेड़ा है, उसको जानने की कोशिश करेंगे कि उसमें कितना एक बेनिफिट यहाँ पर आपके लिए छिपा हुआ है। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। डॉक्टर साहब आपके पास आऊंगा। मैं एक रिपोर्ट अशोक दलवाई साहब की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था। उसके बीच के अंदर में उन्होंने ये मेंशन किया हुआ था कि फ्रूट एंड वेजिटेबल, जिसकी अभी गरिमा जी ने भी बात की, अभी हालांकि वो उसका कंट्रीब्यूशन 7% आपका है, लेकिन उससे जो रेवेन्यू जनरेशन है दैट इज 25%। तो अगर 7% को इंक्रीज कर दिया जाए
तो आपके रेवेन्यूज के बीच के अंदर में भी एक इजाफा देखने को मिलेगा। बिल्कुल। तो अभी तक इस पे कितना एक काम हो चुका है, और दूसरा चूंकि स्कीम्स सरकार की इसके अंदर बागवानी को लेकर के इन दिनों में बहुत स्कीम्स चालू हैं, यहाँ तक कि तालाब बनाने के लिए भी वहाँ पे वाटर रिजर्व करने के लिए जो पैसा भी सरकार सब्सिडी के तौर के ऊपर पे किसानों को दे रही है, और सीड्स हो गया, प्लांट्स हो गए, ये तक डिस्ट्रीब्यूशन देखे गए हैं। तो अभी तक की स्थिति क्या है और इसमें कितना स्कोप और दिखाई देता है? इस दिवाली से शुरुआत करे तो अगली दिवाली तक घर लक्ष्मी उसके घर में आ जाए। पहला तो ये है कि आपने जो ऑब्जर्व किया है कि जो खाद्यान्न प्रोडक्शन था उसको उसके कंपैरिजन में उसमें जितनी हमारी ग्रोथ हुई है जी, वो एक लंबे समय से आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन जो ग्रोथ हुई है, राइट, हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ने वो वाली ग्रोथ लास्ट डिकेड में ही कर ली पूरी। ओके। तो उसका शुरू में ये उस पर ध्यान नहीं था कि और लास्ट में आके आप लास्ट 10 इयर्स में उठा के देखिए डाटा, चाहे वेजिटेबल फ्रूट्स वो सब उठा के देखिए। मैं जब छोटा था तो मुझे याद है कि अंगूर अगर दिख जाता था, कहीं बीमार होता था आदमी, तब उसको अंगूर खाने को मिलता था। बिल्कुल ठीक है ना? बिल्कुल। आज उसकी मार्केट देख लीजिए, कोई भी फ्रूट आप देख लीजिए, अनार, अंगूर, सब कुछ मार्केट में इजीली अवेलेबल है, अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल है। बट पहले क्या होता था, पहले ये सब चीजें बहुत ही रेयर होती थी, बहुत मुश्किल से मिलती थी। ठीक है। तो जाहिर है कि ये ड्यू टू दिस जो हमारे गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, किसानों को रुझान है जो है इसकी तरफ से हुआ है। अब एक चीज़ आपने और जो शुरुआत में बताई थी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के लिए, दोनों के लिए ही, कि हमारे पास रियल टाइम एंड फ्यूचर फोरकास्टिंग ऑफ अदर कंट्री, जो डाटा रियल टाइम डाटा है उसकी थोड़ी सी कमी है, एक गैप है। हमारे फार्मर्स के पास एक भेड़ चाल है। ठीक है। अगर किसी इलाके में कोई एक किसान किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी से बहुत ज़्यादा लाभ उसे मिल गया, अगली साल देखेंगे सारे उसी के पीछे पड़ गए, और ये हुआ कि मार्केट में ग्लट आ जाता है, उसको प्राइस नहीं मिल जाती है। जो पोटैटो हुआ, ऑनियन हुआ, गार्लिक हुआ, इस तरीके की कमोडिटी में आप देखेंगे कि किस तरीके से प्राइस अप्स एंड डाउन होते हैं। बिल्कुल। इस साल किसान को 5-6 रुपए से ज़्यादा आलू के रेट नहीं मिले। यही लास्ट ईयर में 20 रुपए 25 रुपए किसान को मिल गए थे पर केजी। बिल्कुल। तो इतना अंतर क्यों है? इतना अंतर इसलिए है कि हमारी सरकार, हमारे जो भी स्टेक होल्डर इससे रिलेटेड हैं, वो हमारे किसान को गाइड, हमारे किसान के पास इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है। भले ही मोबाइल आ गया हो, कुछ भी आ गया हो, कि वो किसान को गाइड नहीं, आप इस सीजन में ये आलू थोड़ा कम कर दीजिए या ये फसल थोड़ी कम कर दीजिए, नहीं तो ये प्राइस डाउन हो जाएंगे आप। तो इस तरीके से गाइड करने की एक ज़रूरत है और इस पे बहुत ज़्यादा रिसर्च होने की ज़रूरत है। तभी हम सारी कम्योडिटी का बैलेंस बना सकते हैं कि फलां कंट्री में इस साल एप्पल की क्रॉप बहुत अच्छी हुई है, कश्मीर वालों से कहिए भाई इस पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, थोड़ा सा कम करिए पैदा, या कोई ऐसी चीज़, ये तो लॉन्ग टर्म हो गई। जो शॉर्ट टर्म की चीज़ें हैं, जो वेजिटेबल्स हैं, फ्लावर्स हैं, वो शॉर्ट टर्म वाली हम उन पे विजिल रखकर, जो सीजनल जो क्रॉप्स हैं ग्लोबल, उसके ऊपर पे एक ग्लोबल डाटा चाहिए हमें हमेशा ही, एक फोरकास्टिंग डाटा, एक रियल टाइम डाटा, कि किस तरीके से हम अपने एरिया को मॉड्यूलेट करें, अपने एरिया को कि 1 एकड़ में लगाना है कि 1000 एकड़ में लगाना है। इस सब चीज़ों को बताने वाला हमारे किसानों को चाहिए, और इस पे रिसर्च की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल। अच्छा, अगर डॉक्टर साहब कंपैरिजन करना हो, जी मैं इसके ऊपर पे आ रहा हूँ क्योंकि अंतिम चरण की तरफ हैं, गोल्ड के साथ में, चूंकि दीपावली जब होती है तो हम अमूमन सोने और चांदी की बात करते हैं। एक साइंटिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपसे ये एडवाइस लूँ कि मुझे अगली दीपावली तक सोना खरीदना है, या मैं ऐसी कौन सी क्रॉप अपने खेत में लगाऊं जिससे मेरे को एक अच्छा मुनाफा हो और गोल्ड से भी ज्यादा वो मेरे को मुनाफा दे करके जाए? मैं तो विश्वास रखता हूं कि सोना खरीदने से अच्छा है कि सोना पैदा करो, चीजों को सोने में बदलो। बिल्कुल। तो आपको उस लेवल पे पहुंचना पड़ेगा कि आप चीजें तो बहुत उगाते हैं, हम किसान भाइयों को हमारा यही कहना है कि चीजें तो बहुत सारी उगाते हैं, थोड़ा सा उसमें पैसा ज़्यादा मिले तो आप उसकी प्रोसेसिंग करना सीखो, लोकल लेवल पे प्रोसेसिंग करना सीखो। जो भी चीज़ उगा रहे हो उसकी वैल्यू बढ़ाइए, वैल्यू एडिशन बढ़ाइए, और खुद मार्केट में जाइए, ना कि मिडिल मैन को पूरा मौका दीजिए। तो जो आप सोने की बात कर रहे हैं ना,
तो सोना तो हमारे किसान भाई वैसे ही पैदा कर सकते हैं। वैसे ही पैदा कर रहे हैं, बिल्कुल निश्चित तौर के ऊपर पे। गरिमा जी, अगर आपसे जानना चाहें कि अगर गोल्ड की अगर हम बात कर रहे हैं और उसको एग्रीकल्चर के अंदर किसी के साथ कंपैरिजन किया जाए, क्योंकि मुझे याद है 2004 के अंदर में सोना भी 4,4500 रुपये था और काली मिर्च भी 4,4500 रुपये थी, और हमने 2011-12 के आसपास में काली मिर्च को 80,000 रुपये होते हुए देखा, और गोल्ड ने तो अभी 80,000 हाल फिलहाल के अंदर ही टच किया। तो केरल के जो किसान हैं, कोची साइड के फार्मर्स, वो काली मिर्च से बड़े आदमी बन गए। तो ऐसा आपको इस बार इस सीजन के अंदर में क्या ऐसी क्रॉप दिखाई देती है जो गोल्ड के प्राइसेस को बीट कर सकती है? क्योंकि यहाँ पर मैंने स्पाइसेस के अंदर पर्टिकुलरली, तो ऐसी कौन सी आपको क्रॉप दिखाई देती है जो नेक्स्ट सीजन तक या इस सीजन के अंदर भी शॉर्ट टर्म के अंदर में सोने को मात दे सकती है? जो आपने बात कही है उसमें एक वैल्यू एडिशन जो है वो हर किसी क्रॉप में एक फ़ायदा देता है, और उसको ड्राइव करने वाली क्या चीज़ें हैं? सबसे पहला टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर में जो हमें बढ़ाना है, पूरे डेटाबेस को डिजिटाइज करना है, आज किसानों को जागरूक करना है, टेक्नोलॉजी का फुल यूज़ करना है। दूसरा, ये हम हर कमोडिटी में कर सकते हैं अगर हम क्लाइमेट रेजिस्टेंट टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करें, एक सस्टेनेबल फार्मिंग की तरफ चले, जो कि आज हम करते हैं। बट सर ने भी बताया कि हमें फर्टिलाइजर्स का यूज़ ऐसा नहीं है कम करना है, बट जितना चाहिए उतना करना है। तो सेकंड है क्लाइमेट रेजिस्टेंट टेक्नोलॉजीज़ पे हमें जाना है। तो तीसरा, हमें अपने एग्रीकल्चर में वेस्टेज कम करना है। आज हमारे यहाँ वेस्टेज फूड की 6 या 7%, या हो सकता है थोड़ा ज़्यादा भी हो, वो अगर हम उसको एब्सोल्यूट टर्म्स में देखेंगे वो बहुत बड़ा नंबर आता है। हमें वेस्टेज कम करना है। चौथा, वैल्यू एडिशन की तरफ जाना है। गेहूं में बात करें तो शरबती या जिसको बाहर के देशों में ड्यूरम के नाम से जाना जाता है, तो स्पेशलाइज्ड वैरायटी होती है, वो यहाँ से एक्सपोर्ट हो सकती है। जीआई टैगिंग जिसको मिली हुई है पर्टिकुलर, जहाँ पर भी परमिशन है और जिस तरीके से एक विद इन द रूल्स एंड रेगुलेशंस आप वो एक्सपोर्ट करें, आपको बहुत अच्छे दाम मिलेंगे। स्पाइसेस मार्केट, सो बात ये नहीं है कि कौन सी कमोडिटी, बात ये है कि हमें ब्रांड इंडिया बनाना है हर कमोडिटी का। स्पाइसेस हो गया, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हो गए, वैल्यू एडेड कमोडिटीज हो गई, मैंगो हो गया। आज हम बाहर के ब्लूबेरी के लिए क्यों हम उसको एक देखते हैं जब हमारे पास अपने इतने सारे फ्रूट्स हैं? हम आज किनुआ क्यों देखते हैं जब हमारे पास दलिया है? हम एवोकेडो क्यों देखते हैं जब हमारे पास सुपर फूड सिंघाड़ा है, मखाना है? मखाना एक्सपोर्ट, फॉक्सनट, इतने वैल्यू है उसका, इतना बेनिफिट है, उसको ब्रांड बना के हमें एक्सपोर्ट करना है। मिलेट्स, आज देश भर में बात होती है कि ग्लूटेन कैसे कम करें, और बाहर के देशों में भी बात होती है। मिलेट्स नेचुरली एक सुपर फूड है। अगर मैं एक कमोडिटी जानना चाहूँ गोल्ड का कंपैरिजन के अंदर में, तो वो क्या होगी? कहीं सारी कमोडिटीज में है ऐसा स्कोप। मक्का एक ऐसी कमोडिटी है जिसमें अभी बहुत ग्रोथ है। तो यानी वो पीला सोना हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है जी। अरोड़ा जी, आपको क्या लगता है कि अगर इस दीपावली किसानों को अगर सेलिब्रेट करनी है दिवाली, और उस उमंग के साथ, उस तरंग के साथ में करनी है कि अगली जो दीपावली होगी और ज़्यादा मुनाफे वाली हो, तो इस पर आपका टेक? मैं ज़्यादा इसमें नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि हम कृषि प्रधान देश हैं, 45% लोग कृषि में जुड़े हुए हैं, वर्किंग फोर्स वाले, चाहे वो इरिगेशन फैसिलिटीज हो, व्हाई आर वी स्टिल डिपेंडेंट अपॉन मॉनसून? आई फेल टू अंडरस्टैंड। मे बी देयर कुड बी सम रीजंस, बट स्टिल मॉनसून, बहुत सारी नहरें हैं, बहुत सारे वाटर रिजर्वर्स हैं जिनको हम नेचुरली अरेंज करके एक इरिगेशन फैसिलिटी कंटिन्यूस थ्रू आउट द ईयर मैनेज कर सकते हैं। इन एडिशन टू दैट, हमारे प्रधानमंत्री जी सॉइल टेस्टिंग और जो बीज है, उर्वरकता है, उसकी फर्टिलिटी है, और बचपन में हम पढ़ते थे, बहुत बेसिक बात है कि एक फसल बार बार अगर उगाएंगे तो जमीन की उर्वरकता कम हो जाएगी, आपको उसकी शिफ्टिंग करनी है ताकि जो है वो फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल जो है वो हमेशा इंप्रूव रहे, बरकरार रहे। मुझे ऐसा लगता है कि एग्रीकल्चर में
एजुकेशन की ज़रूरत है, इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है, ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है। हम ऑफ कोर्स इसमें कॉरपोरेट्स को नहीं लाना चाहते, क्योंकि हमारी आम जनता, हमारी बहनें, हमारे बहुत सारे भाई जो हैं इसमें जुड़े हुए हैं। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमें अगली दिवाली को सोने जैसा कर देना है, तो जैसे गरिमा जी ने कहा, हर प्रोडक्ट, डॉक्टर साहब ने कहा, हर प्रोडक्ट जो है वो हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे ऐसा लगता है कि इन सब स्ट्रक्चरल चेंजेस की वजह को बेस लेकर, चाहे वो इरिगेशन हो, चाहे वो फर्टिलाइजेशन का मिनिमम यूसेज हो, चाहे वो सॉइल टेस्टिंग हो, सॉइल इंप्रूवमेंट हो, और अब जैसे बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं जो कि हम बहुत सारे इक्विपमेंट्स यूज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू इनहैंस द प्रोडक्शन ऑफ द लैंड। कल्टीवेशन है, हार्वेस्टिंग किस तरह से होनी है, काफी चीजें हैं। कुल मिलाकर के एक चीज जो निकल करके आती है वो ये निकल करके आती है कि ये दीपावली अगर कुछ खास करनी है तो उसके लिए आपको हालांकि जैसा डॉक्टर साहब ने भी कहा, गरिमा जी ने भी कहा कि कुछ भी वेस्ट नहीं है, वो अपने आप में गोल्ड है। और अभी हाल फिलहाल के अंदर में सर कार्बन क्रेडिट का जो एक नया बाजार जो है वो खड़ा हो रहा है, तो वो ये दिखाता है कि एग्रीकल्चर के अंदर में कुछ भी वेस्ट नहीं है। इनफैक्ट के जो तुरी, अगर आप वो भूसी जो चावल की बची हुई, अगर उसको भी अगर आप फेंक रहे हो तो उसको भी फेंकने की जरूरत नहीं है, वो भी एक गोल्ड का काम कर सकती है। और इन दिनों में तो कार्बन क्रेडिट का इतना बड़ा क्रेज सामने निकल करके आ रहा है कि आपको कंपनी आकर के खुद पैसा दे रही है कि जी आप कार्बन क्रेडिट हमारे लिए प्रोड्यूस कीजिए। अब वो कार्बन क्रेडिट क्या है उस पर हम डिटेल के अंदर में चर्चा करेंगे नेक्स्ट एपिसोड्स के बीच के अंदर में। लेकिन कुल मिलाकर के जो इस एपिसोड से बात निकल करके आई है वो ये है कि सरकार ने जो पहल की है, जीएसटी को रिड्यूस किया है, उससे किसानों की जो लागत है वो कम हुई है, वो उसका सीधा सीधा एक फायदा है। और इंटरनेशनल मार्केट के बीच के अंदर में जो एक्सपोर्टर्स इस समय पर हल्की फुल्की डिफिकल्टीज फेस कर रहे थे, उनको यहां पर एक राहत मिलेगी निश्चित तौर के ऊपर पे। यहां पर अब वक्त हो गया है आपसे सवालों और जवाबों के सिलसिले को लेकर के आने का। जो पिछले एपिसोड के अंदर में हमने आपसे सवाल किया था, पहले वो सवाल आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर पे, और साथ ही उन विजेताओं के नाम जिन्होंने उसका सही जवाब दिया। हमने आपसे पिछले एपिसोड के अंदर में सवाल किया था NCEL नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड के साथ में कितनी कोऑपरेटिव सोसाइटीज संलग्न हैं, उनके साथ में अटैच्ड हैं। हमने आपको ऑप्शंस दी थी 4, लेकिन सही जो जवाब है वो है ऑप्शन बी, 11,034 जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं वो NCEL के साथ में एसोसिएटेड हैं। और अब टीवी स्क्रीन के ऊपर पे उन विजेताओं के नाम जिन्होंने सही जवाब दिया है। और अब वक्त हो गया है आज के एपिसोड के सवाल का। तो आज के एपिसोड का सवाल है, हाल ही में ट्रैक्टर पर कितने फीसद का जीएसटी नया इंप्लीमेंट हुआ है? ट्रैक्टर पर नया जीएसटी कितने प्रतिशत हो गया है? ऑप्शंस आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए 5%, ऑप्शन बी 10%, ऑप्शन सी 18% और ऑप्शन डी 12%। आपको इस सवाल का जवाब हमें मेल करना है अपना commodityexpert@gmail.com पर। लेकिन ध्यान रखें कि ये इस सवाल का जो जवाब है वो आपको हमें मेल करना है शुक्रवार रात 9 बजे से अगले दिन शनिवार रात 9 बजे तक, यानी आपके पास 24 घंटे हैं। आप सभी गेस्ट यहाँ स्टूडियो में आए और आपने तमाम जानकारियां साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप कहीं मत जाइए, आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान, क्योंकि इसी तरह की जानकारियों का सिलसिला बदस्तूर जारी है।
खुशियों के साथ आए हैं। एक एक